नमस्कार। मेरा नाम शुभम आलोक है। मेरे ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे ज्योतिषीय योग पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारा डर है। मंगल और राहु की युति। मुख्य तौर पर इस वीडियो में केवल मैं मंगल और राहु की युति पर ही विचार नहीं करने वाला। मंगल और राहु की युति को बेस बना करके विभिन्न प्रकार की ग्रह युति को कैसे हमें देखना चाहिए, इसके बारे में विचार करेंगे। अपने अनुभव में जो सूत्र मैंने खरे पाए हैं उन सूत्रों पर चर्चा करेंगे और विशेष तौर पे मंगल राहु के युति होने पर क्या फल होता है इस पर भी विचार करें। यह हमारा आज के लिए मुख्य विषय है। मूलभूत तौर पर अगर देखें, जब किसी दो ग्रह की युति होती है या दो से ज्यादा भी ग्रह की युति होती है तो ज्यादातर ज्योतिष के विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या होगा। इसमें असमंजस में पड़ने जैसी बिल्कुल कोई भी बात नहीं। युति को देखने के दो प्रकार हैं, तीन चार प्रकार से देखी जा सकती है। मुख्य तौर पर दो प्रकार हैं और सारे प्रकारों को मिला लें तो चार प्रकार युति देखने के बनते हैं। पहली बात, जब किसी दो ग्रह की युति हो तो आप दोनों ग्रह के कारकत्व को ले लें और कारकत्व को मिला करके फलादेश करें। मंगल राहु हमारा आज का उदाहरण है, तो मंगल राहु के उदाहरण के साथ चलते हैं। मंगल किन किन चीजों को दर्शाता है, राहु किन किन चीजों को दर्शाता है, इस दोनों का विचार करें। मंगल भाई है, राहु धोखा है। तो भाई से धोखा या बहन से, भाई बहन कोई भी हो, उससे धोखा मिल सकता है मंगल राहु की अगर युति होगी तो। इसके अलावा अगर बात करें तो राहु जो है कि जो मॉडर्न चीजें हैं, जो नया कॉन्सेप्ट है, जो नई चीजें हैं आजकल के समय में, जिसको कि पुराने जमाने में जिन चीजों को नहीं जाना जाता था, समय के साथ जो बदलाव हो जाते हैं उनको राहु दर्शाता है। मॉडर्न प्रकार की जो चीजें हैं उनको राहु दर्शाता है। अब क्योंकि मंगल के साथ युति बनी है तो, और मंगल भाई का कारक है, तो जो भाई बहन जो है वो मॉडर्न प्रकार की जो चीजें हैं उसमें हो सकते हैं। तो हो सकता है जो मॉडर्न फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर, इन सब चीजों में काम करते हो, या आउट ऑफ द लीग, लीग से हट करके जो कार्य है, लीग से हट करके जो चीजें हैं वो हो सकता है कि भाई बहन करे। जैसे कि घर में सबसे पहला प्रेम विवाह जो है कि भाई या बहन का ही हो, या घर में संतान गोद लेना भाई बहन करे। तो ये लीक से हट करके जो चीजें हैं, जो कि सामान्य तौर पर आदमी ये समझता है कि आदमी संतान, बायोलॉजिकल संतान ही उत्पन्न करता है, लेकिन किसी को गोद लेना थोड़ा लीक से हट के चलने जैसा है कि अपनी संतान नहीं हो पाई तो कोशिश छोड़ करके संतान गोद ले ली, ये लीक से चलने जैसा फल है। ऐसा फल भाई करेगा, ये मंगल राहु के कॉम्बिनेशन में बोलने की बात होगी। इसके अलावा देखिए, मंगल साहस का कारक है, राहु भी साहस का कारक है। मंगल साहसी है, राहु अदम्य साहसी, बहुत ज्यादा साहसी। तो साहस के कारक मंगल के साथ अदम्य साहस के, बहुत ज्यादा साहस के कारक राहु के आ जाने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी, बहुत ज्यादा निडर होता है। कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं, मेरा क्या होगा इस बात की कोई भी परवाह नहीं कर किए बिना जो है कि लग पड़ता है किसी भी काम को करने। इसके साथ में हम ये देखें कि जो मंगल है वो आदमी जो है कि किसी को बचाने के लिए, किसी की रक्षा करने का जो है कि कारक है। मंगल सेनापति है, आप जानते हैं। सेनापति राज्य की, राष्ट्र की और राजा की रक्षा करता है। क्योंकि मंगल सेनापति है तो मंगल भी यही काम करता है, अपने घर परिवार वालों की, अपने पति पत्नी की, बच्चों की रक्षा
व्यक्ति करेगा, बलशाली मंगल है तो करेगा, कमजोर मंगल है तो नहीं करेगा। आपके जो उत्तरदायित्व हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको आप निभाओगे। मंगल ठीक है तो जरूर निभाओगे, और मंगल खराब है तो नहीं निभाओगे, निभा नहीं सकोगे, निभाने में समस्या आएगी। इस प्रकार से जो है कि कहना चाहिए। अब यहाँ पर जो राहु है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि राहु बहुत ज्यादा साहस है, व्यक्ति बहुत साहसी है, इसको दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने घर परिवार वालों के प्रति, अपने पति पत्नी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा क्या होगा, बाकी चीजों का क्या होगा, इसके बारे में कोई भी विचार नहीं। विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मंगल राहु के बारे में बात कर रहे हैं, तो गौरतलब है कि वीडियो में कोशिश मेरी ये रहेगी, जैसी हर वीडियो में रहती है, कि मैं मंगल राहु के बारे में कुछ ऐसी भी चीजों की आपसे चर्चा करूं जो कि शायद आपको पहले से ना पता हो। मंगल को सत्व का कारक कहते हैं। अब कुछ लोग ये सत्व और सात्विक को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु सात्विक ग्रह हैं, लेकिन मंगल सत्व का कारक है। सात्विक का मतलब होता है देव द्विज ब्राह्मण की पूजा करना, धार्मिक रहना इत्यादि, ये सब तो सात्विक हुआ। सत्व का मतलब है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, ये सत्व का काम है। सेनापति होने के नाते मंगल ये करता है। अतः मंगल सत्व का कारक हुआ। जिम्मेदारी को आदमी समाज के प्रति, जिस किसी के भी प्रति जो भी जिम्मेदारी होती है, उसको इंसान कैसा पूरा कर सकता है, कैसा पूरा नहीं कर सकता, ये मंगल से दिखाया जाता है, देखा जाता है। और अब क्योंकि यहाँ पर राहु है, तो आदमी बहुत बल, बहुत साहस, बहुत हिम्मत का परिचय देते हुए समाज के प्रति और अपने घर परिवार के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाएगा, पूरा करेगा। राहु के बारे में आपको कुछ और बातों में से एक बात मैं आपको बताता हूं, एक चीज समझिए। मंगल जो है कर्म का, कर्म मतलब कर्म एज एन कर्म नहीं, जो टास्क है ना, एक एक काम आपको करना है, एक टास्क है आपके हाथ में, मंगल इसका कारक है। वो जो टास्क है, राजा सेनापति को कहता है कि जाओ ये करो। मंत्री जो है राजा के, या राजा के जो भी पार्षद हैं, वो सब राजा को सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब मंत्री ने ये सलाह दी कि आप ऐसा करें, राज्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए लोगों से कर लेना शुरू करें, टैक्स लेना शुरू करें। मंत्री ने ये बात कह दी, लेकिन मंत्री जाकर के टैक्स नहीं लेगा। जो सेनापति है वो अपनी सेना के साथ जाकर के लोगों से कर वसूलेगा। तो जो करना है राजा को, वो सेनापति के द्वारा करता है। तो जो कार्य किए जाने हैं, जो जिम्मेदारियां निभानी है, उसका कारक मंगल है। राहु के बारे में थोड़ा सा विचार करें, आपको पता होगा कि राहु जो है, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन मंथन से 14 रत्न मनिया, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, चंद्रमा, लक्ष्मी, धनवंतरी, अमृत कलश, ये सब निकले। अमृत कलश जब निकला समुद्र मंथन से, तो राहु उस अमृत कलश को लेकर के पाताल लोक में चले गए, और पाताल लोक में उन्होंने बहुत जगह ढूंढी उस अमृत कलश को रखने की। पाताल लोक के लोगों को कहा कि ये अमृत कलश है, इस अमृत कलश को आप पिए, हम लोग पी करके अमर हो जाए। उनकी बात किसी ने मानी नहीं मानी, इसी वजह से उनको वापस ऊपर आना पड़ा जहां पर समुद्र मंथन चल रहा था, और अमृत कलश जहां पर निकाल करके रखा गया था, वहां पर उन्होंने अमृत कलश को वापस रख दिया। विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लेकर के उस अमृत कलश से अमृत बांटना देवों दानवों को शुरू किया। राहु केतु ने ये देखा कि दानवों को ठीक से नहीं अमृत दिया जा रहा, देवों को ही दिया जा रहा है। बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके राहु केतु देवों की श्रेणी में चले आए। दो बातें यहाँ पर राहु केतु के बारे में देखने में आती हैं। लोग राहु केतु को छलावे का, छल का, धोखे का कारक मानते हैं। गलत नहीं है, सही है, क्योंकि राहु को मायावी कहा है। मायावी माने जो माया उत्पन्न करे, माया सृजन करे, माया बना के लोगों को फंसाए। राहु ये काम करता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ में ही आप ये देखें कि जब सारे के सारे लोग श्री विष्णु के मोहिनी रूप से भ्रमित थे, उस समय राहु का अमृत कलश पे ध्यान था। दुनिया में बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, स्त्री, धन, लोभ, लालच, इन सब से बच करके अपने काम पे फोकस करना, ये राहु दर्शाता है। मंगल आपको जो काम करना है उसका कारक है ही। तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होने में आदमी जो प्राप्त करना चाहे,
जो मन में ठान ले उसको वो पूरा करके रहता है, और रास्ते में जो भी मुसीबतें, बाधाएं, जिस भी प्रकार की माया, भटकाव कुछ भी आता है, आदमी उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए अपना जो है कि जो उसको टास्क है हाथ में उसको पूरा करके दम लेता है। ये फलादेश हुआ। दूसरी बात की राहु को, जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी में मैं ये समझता हूं कि अपने घर वालों के द्वारा सहयोग ना मिलना, जिनके लिए आप जीवन में जान दे रहे हैं, आपकी मुसीबत में वो लोग ना आके खड़े हों, ये राहु दशा। जब राहु मंगल के साथ होता है तो इसमें यह होता है कि आदमी जिसके लिए सब कुछ करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, जिसके कहने पर एकदम मरने को तैयार रहता है, ऐन समय आने पर वही व्यक्ति उसका साथ नहीं देता, साथ छोड़ करके चला जाता है। ये भी राहु मंगल की युति में होता है। एक प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको युति समझाई कि राहु मंगल के स्वाभाविक जो जो कारकत्व हैं उनको ले लें, उनका आपस में मिश्रण करें, और उनके मिश्रण के द्वारा फल को कहें। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखने की बात है, ये रूल नंबर 1 का सब्सिडरी रूल नंबर 1.1 समझिए। यह जो हमने फलादेश करे ज्यादातर पॉजिटिव बोले, नेगेटिव नहीं बोला। नेगेटिव क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं ये बात लेकर के चल रहा हूं कि मंगल राहु की युति अच्छी राशि में बनी। अच्छी राशि में बनी है मतलब मेष राशि में बनेगी, जो है कि वृश्चिक राशि में बनेगी, और अगर जो है कि क्या कैप्रिकॉन राशि को हिंदी में क्या कहते हैं, नाम में भूल गया हूं, मकर राशि में बनेगी, तो ये फल होगा, क्योंकि इन राशियों में मंगल शुभ होगा। दूसरी बात, राहु कन्या राशि में, मिथुन राशि में, मेष राशि में, वृष राशि में, कर्क राशि में राहु शुभ होगा। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक या मकर राशि में ये योग बनेगा तो शुभ फल प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर मंगल राहु की युति में मंगल नीच हो, मंगल पीड़ित हो, राहु स्वयं ही पीड़ित हो, अगर ऐसी हो जाए, ऐसी स्थिति होगी, तो अब आप यह देखें कि मंगल जिम्मेदारी पूरा करने का कारक है। जब ये मंगल पीड़ित हो जाएगा, अस्त होगा, नीच हो जाएगा, खराब नवांश में चला जाएगा, नवांश में अस्त हो जाएगा, तो आदमी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहेगा। अब इसमें राहु जो है वो तो अदम्य साहस का कारक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, और जब उसको उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग, उसके शुभचिंतक फोर्स करेंगे, जबरदस्ती करेंगे कि नहीं ये तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो ही करो, ऐसे मामले में ऐसा व्यक्ति अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, जिम्मेदारी से भागने की अपनी मंशा को कायम रखते हुए क्या करेगा, घर से भाग जाएगा, लोगों का फोन उठाना बंद कर देगा, बात करना बंद कर देगा। यही युति, जिसको मैंने अभी इतना पॉजिटिव कहा है, अगर इस युति में जो दो ग्रह युति बना रहे हैं अगर वो पीड़ित हो जाए, तो यही युति नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। है ना, ये रूल नंबर 1.1 हुआ, रूल नंबर 1 का एक्सेप्शनल रूल हो गया, या इसको बेहतर प्रकार से समझने के लिए ये समझाया, है ना। तो एक तो ग्रह का नेचुरल कारकत्व दोनों ग्रह का ले, और युति में दोनों फलों को मिला करके, मिश्रण करके फल बोले। वो फल अच्छा होगा कि बुरा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि राशि के हिसाब से और भाव के हिसाब से कैसा फल ये करने वाला है। उदाहरण देता हूं आपको एक छोटा सा। राहु मंगल की युति को बुरी नजर का कारक कहा है। बात सही भी है, अनुभव में देखने में बात खरी होती है। अगर राहु और मंगल की युति हो तो ऐसा आदमी बुरी नजर का, बुरी दृष्टि का शिकार होता है। किसी की हाय, किसी की बद्दुआ, किसी की जलन उसको लग जाती है। कृत्या अभिचार, ब्लैक मैजिक जिसको हम लोग कहते हैं, अथर्ववेद में इसका जिक्र भी आता है। जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, उस ब्लैक मैजिक से ऐसा आदमी ग्रसित हो जाता है, और ब्लैक मैजिक से ग्रसित होने के कारण होता क्या है, ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में आपका मनोबल टूटने लगता है, आपके हौसले कम होने लगते हैं, आपके मन में अपने आप ही पॉजिटिव विचार से नहीं रहते, नेगेटिव विचार आने लगते हैं। उन नेगेटिव विचार के आने की वजह से आप आलसी हो जाते हो, अपने धर्म कर्म को पूरा नहीं करते, जिम्मेदारियों से भागने लगते हो, हल्का हल्का करके आपकी जिंदगी ट्रैक से उतर करके डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। सोने बैठने, उठने, पीने, खाने पीने का समय जो है कि खराब होने लगता है। आप अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते, मेंटेलिटी खराब होने लगती है। इसी से उत्पन्न होने से फिर आगे जाकर के बीमारियां होने लगती हैं, आलस्य होने लगता है, क्रोध होने लगता है, प्रमाद होने लगता है, हिंसा होने लगती है। तो ये सब चीजें जो है कि उत्पन्न होती है।
काला जादू और ब्लैक मैजिक क्या है, ब्लैक मैजिक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने ब्लैक मैजिक और कैसे उससे निकले, इस पे मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो में इस पे विस्तार से विशद चर्चा यहाँ पर कर ली जाए, है ना। अगर आप लोगों को पसंद है ये विषय तो आप मुझे कमेंट में बताएं और उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये मंगल राहु के कॉम्बिनेशन में, या केवल मंगल राहु ही नहीं, मंगल के साथ किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव हो या शत्रु ग्रह का प्रभाव, मंगल सूर्य को अगर हम छोड़ दें तो मंगल शनि पापी पापी, मंगल बुध मंगल के साथ मंगल का शत्रु, मंगल राहु, ये तीन ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिन तीन कॉम्बिनेशन में आदमी बुरी नजर का कृत्या अभिचार, जिसको कहते हैं, बुरी नजर शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा, अभिचार इस्तेमाल शब्द, जिसमें व्यक्ति अभिचार का शिकार हो जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता। जब मंगल शनि मंगल राहु मंगल बुध छठवें आठवें बारहवें भाव में बैठे, इस स्थिति में आदमी कृत्या या अभिचार का शिकार हो सकता है, और कृत्या और अभिचार के शिकार होने की वजह से तबीयत खराब होना, मेंटेलिटी खराब होना, हमेशा नेगेटिव सोचना, ये सारी समस्याएं उसको घेर लेती। लेकिन अगर ये युति केंद्र में बनी हो तो क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूं। मंगल जब केंद्र में बैठा होता है अपनी राशि का या उच्च राशि का, तो रुचक योग बना। रोचक योग के बहुत सारे फल हैं। रोचक योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति सुंदर होता है, उसके आईब्रोज जो हैं ये बो हैं, बहुत कटीले नैन नक्श होते हैं, रूप लावण्य होता है, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत होता है, लोग उसके आसपास मंडराते रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा आदमी हमारा जीवन साथी होता। विशेष तौर पे जब मंगल का लग्न पे प्रभाव होता है, आदमी अपनी उम्र से छोटा दिखता है, और उसके आसपास विपरीत लिंग के लोग, विपरीत जेंडर के लोग उससे अपना संबंध स्थापित करने के लिए उसके आसपास हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, आदमी हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अगर लग्न पे मंगल का किसी भी प्रकार से प्रभाव हो, लग्न पे मंगल बैठा हो, लग्न को मंगल देखता हो, लग्नेश के साथ मंगल बैठा हो, लग्नेश को मंगल देखता हो, किसी भी स्थिति में अनुभूत फल है। 10 बार, मतलब रोज हजारों ही कुंडलियों में इस योग को मैंने घटित होते हुए देखा है, और इस योग का फल होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। रुचक योग के फलों में 70 साल का जीवन होगा, बहुत यशस्वी व्यक्ति होगा, शक्तिशाली होगा, अन्य चीजों के साथ एक बात और होगी, रुचक योग वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कृत्य या अभिचार नहीं हो सकता। अगर कोई करना चाहे ऐसे व्यक्ति पर काला जादू कृत्य या अभिचार, तो वो खुद ही नष्ट होता है, खुद ही विनाश उसका हो जाता है। जबकि रुचक योग वाला व्यक्ति अगर खुद किसी पर अभिचार करने बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की निश्चिंत ही मृत्यु हो जाती है। उसको अभिचार ऐसा लगता है कि पूछने की बात। तो अगर कोई आदमी तंत्र में जाना चाहते हैं, तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल करना चाहते हैं, तंत्र में सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन इसके लिए बहुत बढ़िया है। अब यहां पर मूलभूत बात समझे, रुचक योग पूरा घटित होने के लिए मंगल केंद्र में भी होना चाहिए, और उच्च राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि मकर, स्वराशि वृश्चिक, मूल त्रिकोण राशि मेष, तीनों में से किसी एक में होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को अलग अलग काट देते, मंगल मकर वृश्चिक या मेष का हो 1, या मंगल केंद्र में बैठा हो 2, ऐसी स्थिति में ऐसे आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार का काला जादू कृत्य अभिचार हो नहीं सकता। कोई अगर करना चाहे तो उसका खुद का ही नुकसान हो जाता है। अतः अगर ऐसे आदमी के बारे में आपको लग रहा है कि क्या ये ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, कृत्या विचार से पीड़ित है, तो नहीं नहीं, कृत्या विचार से वो ऐसा व्यक्ति पीड़ित हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अगर तंत्र में जाना चाहे, तंत्र में तरक्की करना चाहे, तंत्र में सिद्धियां हासिल करना चाहे, बहुत आसानी से हासिल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के बारे में बुरी सोच रखे, बुरे विचार रखे, या किसी को अपने मन से बद्दुआ निकाल दे, कोस दे, बुरा कह दे, तो उसकी बद्दुआ शीघ्र ही लग जाती है। कब होता है ऐसा? जब मंगल मेष वृश्चिक या मकर का हो। दूसरा, या मंगल केंद्र में बैठा हो। अगर केंद्र में बैठ करके इन राशियों का हो, तब तो क्या ही कहना, फल और भी उच्च मात्रा में होते हैं। लेकिन एक खराब बात थोड़ी सी इसमें ये है, नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये है, कि मंगल राहु की युति में ज्यादातर क्या होता है कि ऐसा आदमी जो पूजा पाठ करता है, ये जो भी ज्योतिषी उपाय करता है, उसके फल उसको प्राप्त नहीं होते। अब एक मुझे बात समझाएं इसमें, कि अगर उसको पूजा पाठ के फल प्राप्त नहीं होते, तो क्या पूजा पाठ करना व्यर्थ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल।
अब जैसा कि पहले कहा ना कि मंगल राहु का संबंध केंद्र में हो या अच्छी राशियों में बने, तो ऐसे व्यक्ति में अभिचार नहीं हो सकता। फिर ये भी कहा कि मंगल बलशाली हो ऐसा व्यक्ति जिस पे अभिचार कर दे, फिर उसका अभिचार तो मारक होता है पूरा। तो अगर जिसके केंद्र में मंगल है उस पे कोई ऐसा व्यक्ति विचार कर दे जिसका मंगल बलशाली हो, तो क्या होगा? इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति का खुद का मंगल बलशाली है उस पर विचार हो रहा है, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अभिचार करने वाले का स्वयं का मंगल बलशाली है तो उसके आसपास की चीजों को वो बड़ा बर्बाद तबाह करते हैं। इसी एवज में ये बात भी समझे कि मंगल राहु की युति वाले व्यक्ति को, जब मंगल राहु की युति केंद्र में होती है और अच्छी राशियों में होती है, तो ऐसे व्यक्ति पर अभिचार तो नहीं होता। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि ऐसे आदमी के लिए पूजा पाठ मंत्र जप ये सब चीजें काम भी नहीं करती, ज्योतिषी उपाय वगैरह ठीक से काम नहीं करते। लेकिन अगर ये ज्योतिषी उपाय कोई ऐसा ज्योतिष दे जिसका खुद का मंगल अच्छा है और राहु भी अच्छा है, मंगल राहु दोनों अच्छे हैं, केंद्र में बैठे हैं या अच्छी अच्छी राशियों में बैठे हैं, वर्गोत्तम है, स्वराशि है, उच्च है, मूल त्रिकोण है, वर्गोत्तम है इत्यादि, उस स्थिति में ही उपाय काम करता है। तो मंगल राहु की युति वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस भी ज्योतिषी से परामर्श ले, जिस भी ज्योतिषी से सलाह ले, उसके खुद के मंगल राहु अच्छे बलशाली शुभ राशियों में बैठे हो, बलशाली, तभी जा करके जो है कि ये काम करता है। ये तो एक मेजर बात हो गई। अब इसमें छठवें आठवें 12वें भाव का हमने जिक्र कर लिया, केंद्र की हम बात कर चुके हैं, बाकी घरों का क्या? बाकी घरों के मामले में आप ये समझ लें कि एकादश भाव में अगर किसी भी दो ग्रह की युति हो, एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह लाभ ही लाभ देता है। तो अगर मंगल राहु की युति एकादश भाव में होगी, लाभ का भाव है, तो मंगल और राहु की चीजों से लाभ होगा। मंगल मतलब इंजीनियरिंग का सामान, लोहे से बनने वाली चीजें, इंजीनियरिंग मशीनरी, इन सब चीजों से लाभ होगा। और राहु मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जमीन के नीचे से निकलने वाली चीजें, लेड, लोहा, पेट्रोलियम, ये सब चीजें और अन्य नाना प्रकार की जंगल से जो चीजें प्राप्त होती हैं उनको भी राहु दर्शाता है, दवाइयों को राहु दर्शाता है। इन सब चीजों से लाभ होगा। जो भी ग्रह एकादश भाव में होगा उससे जुड़ी चीजों से लाभ होगा। मंगल राहु एकादश भाव में होंगे, मंगल राहु से जुड़ी चीजों का लाभ होगा। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में जो बचे हुए भाव हैं, और नवम भाव में मंगल राहु की युति अच्छी होगी या खराब होगी, इसका निर्णय इस बात पर करना चाहिए कि कैसी राशि में बैठे हैं। निर्णय करने का प्रकार क्या है? मंगल के स्वाभाविक कारकत्व, राहु के स्वाभाविक कारकत्व बोलने और दोनों का विचार करके फल को बोले। ये पहली बात हो गई, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, 4 नियम की बात करी थी आपसे। तीसरे नियम की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि भाव को थोड़ा सा हम नजरअंदाज करते हैं। एक बात समझिए, ग्रह भाव में बैठा है, ग्रह राशि में बैठा है, ग्रह के अपने भी कारक है। मंगल साहस का कारक है। मंगल जिस भाव में बैठा है वहां आपको साहस दिखाना है, मंगल जिस राशि में बैठा है वहां पर आपको साहस दिखाना है। राहु चीटिंग का कारक है, छल का फरेब का कारक है। राहु जिस भाव में बैठा है वो उस भाव के मामले में छल होगा, फरेब होगा। राहु कारक है कि आपके अपने आप का साथ न दे। राहु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का जो स्वामी, वो भाव जिस भी रिश्तेदार को, जिस भी व्यक्ति को दर्शाता है, वो व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। इसके हिसाब से भी फलादेश करना चाहिए। सप्तम भाव में अगर मंगल राहु की युति बैठी है, मंगल राहु का युति अगर सप्तम भाव में होता है, तो राहु धोखे का कारक होने की वजह से आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, मंगल क्योंकि साहस का कारक है, तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको अपना साहस दिखाना पड़ेगा। आप चुप होकर के सहेंगे तो काम नहीं चलेगा। राहु मंगल धोखे का कारक है, चौथे घर में अगर बैठा हो, मंगल साहस का कारक है, चौथे घर में बैठा हो, तो अपने घर वालों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। और अगर राहु चौथे भाव में बैठा हो तो चौथा भाव मित्र भी दर्शाता है, आपके मित्र भरोसे के लायक नहीं है, आपको धोखा देंगे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, मुझे जो समझ में आता है, लोग कोई युति को देख लेते हैं तो लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर इस युति को कैसे डिकोड करें, इस युति को कैसे समझें। मुझे प्रश्न में दिक्कत है। भाई केवल युति को मत समझो, ग्रह की युति का फल, ग्रह की राशि का फल, ग्रह की दृष्टि का फल सब कुछ समझो। एक केवल चीज समझने से फलादेश नहीं होगा। समझिए, जिंदगी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत आयामी है। ज्योतिष भी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत आयामी।
इस बात को ध्यान में रख करके ही फलादेश का निश्चय करना चाहिए। जो चौथी जो बात है, एक और रहस्य की बात, मंगल राहु की युति हो रही है, मंगल साहस दिखाता है, राहु दिखाता है धोखा। दोनों फल साथ साथ होने हैं। अब आप एक बात समझिए, मंगल की अपनी दृष्टि है, मंगल अपने से चौथे भाव पे, अपने से सातवें भाव पे, अपने से आठवें भाव पे पूर्ण दृष्टि रखता है। राहु की अपनी दृष्टियां हैं, राहु अपने से पंचम भाव पे, अपने से नवम भाव पे, अपने से द्वादश भाव पे दृष्टियां रखता है। राहु और मंगल की युति है, तो मंगल की दृष्टि में राहु का फल, राहु की दृष्टि में मंगल का फल आएगा। अगर राहु अकेला बैठा होता, पंचम भाव पे दृष्टि करता, और जो भी भाव बनता, उस भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उस भाव से जुड़ा हुआ संबंधी आपको धोखा देता। तृतीय भाव में राहु बैठा होता, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे आती, जीवन साथी आपको धोखा देता। साहस तो नहीं आता इसमें। लेकिन अगर मंगल के साथ युति करके बैठा हो, तो मंगल साहस का कारक है, और राहु की दृष्टि में मंगल का भी फल होगा। अतः अगर राहु लग्न में बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, उसकी नवम भाव पे दृष्टि आएगी, पिता के द्वारा आपको धोखा मिलेगा। अनफेयर थोड़ा सा काम पिता कर देंगे। लेकिन क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, तो राहु की दृष्टि के साथ मंगल का भी फल होगा। और मंगल का फल होने की वजह से, मंगल साहस का कारक होने की वजह से, लग्न में बैठा हुआ राहु जब नवम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो आपके पिता बहुत साहसी भी होंगे। मंगल जिम्मेदारी पूरा करना दर्शाता है। आप अपने पिता के लिए, आपके पिता के प्रति आपके जो भी कर्तव्य बनते हैं, वो सारे कर्तव्य भी आप पूरे करोगे। राहु के बैठने का दुष्परिणाम ये है कि सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद भी, हथेली पे जान रखने के बावजूद भी धोखा तो मिलेगा। अनफेयर तो होगा। सेम हालत मंगल की भी। मंगल अगर अगर दशम भाव में बैठा हो, तो उसकी चतुर्थ दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, उसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। दशम भाव में बैठा हुआ मंगल अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे डालेगा। व्यक्ति अपनी संतान के लिए बहुत साहसी होगा, अपनी संतान को खुश रखने के लिए, अपनी संतान के लिए किसी भी हद को पार कर देगा। लेकिन यहां पर अगर ये मंगल राहु के साथ हो, तो मंगल की दृष्टि में धोखे का भी तत्व आ जाएगा। और इस मामले में मंगल राहु की युति दशम भाव में बैठी हो, ऐसे में अपनी ही संतान आपके साथ गलत करती है, अपनी ही संतान आपको धोखा दे देती है। बेटर शब्द में इस्तेमाल करूं, धोखा देने से अच्छा ये शब्द में कहूं कि आपकी ही संतान आपको समझ नहीं पाती, आपकी मंशा को नहीं समझ पाती, आपको गलत समझ लेती है, मिसअंडरस्टैंड करती है। उसी प्रकार से अगर मंगल राहु की ये युति मिथुन राशि में बनी हो, बुध की राशि है, तो बुध भी साहस का कारक हो जाएगा मंगल की वजह से, और बुध भी धोखा दर्शाएगा मंगल की वजह से। मान लीजिए नवम भाव में मंगल राहु की युति है, बुध की राशि कन्या में है, और बुध जो है ये लग्न में बैठा है। लग्न में बैठ करके बुध सप्तम भाव को दृष्टि डालता है। अब क्योंकि बुध की राशि में मंगल राहु बैठे हैं, बुध लग्न में बैठा है, सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, अतः जीवन साथी के लिए आपको बहुत साहसी होना पड़ेगा। अगर आप पत्नी हैं, तो आपको अपना साहस दिखाते हुए, बहुत समय में जब आपका पति मुसीबत में फंसा हो, तो आपको उसकी ढाल बन के उसके आगे आकर के काम करना पड़ेगा। अगर आप पति हैं, तो भी आपको अपनी पत्नी के लिए अदम्य साहस दिखाते हुए, जब आपकी पत्नी के दोस्त, आपकी पत्नी के जानकार ही आपकी पत्नी के खिलाफ हो जाएं, तब भी आपको अपना अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, पल पल पे हर समय उनका साथ देना पड़ेगा। वो है ना कि जो सास ससुर लोग कहते हैं कि पत्नी नहीं है हमारी, बेटी है टाइप। तो ये जो अप्रोच है, ये आपको अपनी पत्नी के लिए, जब सप्तम भाव पे मंगल का किसी प्रकार से प्रभाव होता है, तो अपने पति या पत्नी के लिए आपको ये अप्रोच रखना पड़ेगा कि ये किसी और घर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, मेरा आत्मीय है, मेरा अपना है। ये अप्रोच अगर आप उन भावों में नहीं रखेंगे जिन भावों में मंगल बैठा है, या जिन भावों पे मंगल दृष्टि करता है, तो बहुत खराब दिक्कत हो जाएगी बात। लेकिन क्योंकि ये बुध जो लग्न में बैठा है, उदाहरण को कंटिन्यू करता हूं, राहु का भी डिस्पोजिटर है, तो धोखे का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा आया, और सप्तम भाव पे दृष्टि देने की वजह से जीवन साथी से थोड़ा सा धोखा भी मिलेगा। अब ये धोखा बहुत मामलों में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन साथी तो अपने मन में दो अप्रोच बना के बैठा है कि मैं ये इसको दूंगा, ये इसको नहीं दूंगा टाइप, किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है। ग्रह के हिसाब से, भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से इस फल को देखना चाहिए। दूसरी यहाँ पर बात आती है, अब आपने इस योग को देख लिया, योग को आप ठीक ठाक से समझ चुके हो। इसके बाद
ये बात जरूरी निकल करके आती है कि ये जो योग का फल है, इसमें लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए, योग, किसी भी प्रकार का योग हो, इसके दो प्रकार के फल होते हैं। एक स्वभाव जन्य फल होता है। स्वभाव आदमी का जन्म से मृत्यु तक होता है, समय समय पर डेवलप होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। मंगल राहु के संबंध में मैंने पहली बात बोली थी, आदमी अदम्य साहसी होता है, बहुत साहसी होता है, साहस का उत्कृष्ट परिचय देता है। अब ये स्वभाव से जुड़ा हुआ, नेचर कैरेक्टर से जुड़ा हुआ नियम है, ये जिंदगी भर आदमी के साथ रहेगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इसमें भी जब मंगल राहु की दशाएं आएंगी, अंतरदशाएं आएंगी, उस समय ऐसे हालात उपस्थित होंगे कि आदमी को अपने इस अदम्य साहस का, एक्सट्रीम लेवल ऑफ करेज का यूज करना पड़ेगा। वो यूज करके उसको कुछ चीजें हासिल करनी पड़ेंगी, दिखाना पड़ेगा। दूसरा, जो इवेंट रिलेटेड जो फल है, मंगल राहु का फल, मंगल राहु की युति होने से धोखा मिलता है। जिस भाव में बैठा हो उस भाव से जुड़े हुए व्यक्ति से धोखा मिलता है, भाई बहन से धोखा मिलता है, जो कुछ भी है। ये धोखा मिलने का जो फल है, ये फल मंगल राहु की दशा में ही जाकर के होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को आप ज्योतिष में बिल्कुल भी ना भूलें कि ग्रह जो भी फल दिखा रहा है, वो फल उसकी दशा अंतर दशा में होता है। सबसे ज्यादा फल, देखिए, फल का प्रभाव जिंदगी भर थोड़ा मोड़ा मिलता रहता, लेकिन फल का इतना ज्यादा मिलना, सबसे ज्यादा फल की प्राप्ति दशांतर दशा में होती है। और यहां पर मुख्य बात है प्लानिंग करनी। मंगल राहु साथ में बैठे हैं, 2023 से मंगल की दशा आ रही है, 2022 चल रहा है, और आप मुझसे पूछते हो कि सर, मेरा कि सर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस खोल लूं। मैं आपकी कुंडली खोल लेता हूँ, खोल के देखता हूँ दशम भाव में मंगल राहु बैठा है, मंगल की दशा 2023 से आ रही है, धोखा मिलना है दशम भाव के मामले में। दशम भाव में बैठा है, दशम भाव के मामले में धोखा मिलना है, व्यापार व्यवसाय में धोखा मिलेगा। अब आप बताइए, 2022 का समय चल रहा है, अगस्त में, क्या बोलूं इसको, कर ले शुरू बिजनेस या ना करे? आपको पता है धोखे के जो फल हैं दशा अंतर दशा में मिलने वाले हैं, दशा आ रही है। उत्तर सीधा है, या तो बिजनेस मत करो, और अगर कुंडली में बिजनेस ही दिखता है कि बिजनेस से ही सफलता मिलेगी, तो बिजनेस करो, लेकिन पार्टनरशिप में मत करो। और अगर करो भी पार्टनरशिप में, तो ठीक ठाक से स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके ठीक से साइन कर लो कि भैया इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, इतना पैसा तुम लगा रहे हो, जो हमें लाभ मिलेगा उसमें इतना तुम्हारा हिस्सा, इतना मेरा हिस्सा, ठीक ठाक से काम करना चाहिए। धोखा मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। फलों को देख करके, फल कब घटित होंगे इसको जान लेना पहले, और पहले ही उस फल का उपाय कर लेना, या उसके हिसाब से अपनी जिंदगी में चीजों को प्लान कर लेना ही ज्योतिष का मुख्य पर्पज है। जैसे आप गूगल मैप यूज करते हो, तो आपको पता होता है कि भाई 4 बजे निकलेंगे, यहां से दिल्ली जाएंगे तो इतना जाम लगा रहेगा। रात को चार दो शाम को 4 बजे निकलेंगे तो इतना जाम मिलेगा। रात 11 बजे मिलेंगे तो इतना जाम मिलेगा। रास्ते में यहाँ यहाँ कंजेशन है, यहाँ यहाँ जाम लगा हुआ है। आप नक्शे में देख करके उसके हिसाब से प्लान करते हो, इस रूट से नहीं जाएंगे, उस रूट से जाएंगे, इतने बजे नहीं निकलेंगे, उतने बजे निकलेंगे। उसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली भी नक्शा है। आप देख करके प्लान कर लें, आगे आने वाली ये दशा अंतर दशा है, ये फल होने वाला है, और इस फल को कैसे रोकें, क्या उपाय कर लें, किस प्रकार से फल करें, ये जो है कि पता आपको करना पड़ेगा। यही मुख्य पर्पस है ज्योतिष का। अब इतनी सारी मैंने बात कर ली है, अंत में आप मुझसे पूछोगे कि सर उपाय क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, ज्ञान ही उपाय है। इसको बहुत लोग भूल जाते हैं। उपाय मांगते हैं कि सर क्या उपाय करना चाहिए। आप मुझे बताइए, ज्ञान का मतलब ही क्या है। आपको ये बात पता चल गया कि बरसात में मच्छर काटने से डेंगू होता है, इसका तो क्या करें आप, इसका ये बात आपने जान ली, अब आप क्या करेंगे? आप बरसात के मौसम में अपने आसपास मच्छर को जमा नहीं होने देंगे, मच्छरों से खुद को बचाएंगे, मच्छरदानी लगा के सोएंगे, जो कुछ भी करेंगे, मॉडल वॉट एवर, बहुत उपाय है। तो ज्ञान का पहला इस्तेमाल ही बचाव है। कि आपको पता चल गया आगे मंगल या राहु की दशा आ रही है, मंगल राहु की युति है, दशम भाव में युति है, बिजनेस के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में मिलने वाला है धोखा। आप पहले क्या करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे नहीं, या तो बिजनेस नहीं करेंगे या बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करेंगे, पहले से ध्यान रखेंगे। ज्ञान ही पहला उपाय है।
आप मंगल राहु के कितने भी उपाय क्यों ना कर लें, मंगल राहु की दशा आ रही है, और अगर आपने सही समय पर सही स्टेप नहीं लिया तो काम नहीं चलने वाला। आप शरीर में दिन भर ओडोनिल लगाएं, कमरे में मोर्टिन जला करके रखें, लेकिन आपके घर के बाहर बालकनी में पानी जमा हो और उसमें मच्छर पैदा होते हो, और आप फिर रोज शाम को अपनी पूरी बालकनी खोल देते हैं, खूब सारे मच्छर घर में घुसते हैं और मच्छर आपको काट लेते हैं, तो ये मोर्टिन जलाना, ये ओडोनिल शरीर पे लगाना कुछ काम नहीं आना, आपको है डेंगू हो जाना। यही हिसाब है। सबसे पहले ज्ञान ही उपाय है, इसको समझें। इसके बाद में दूसरे स्तर पर देखिए, उपायों के मामले में मेरा है सीधा हिसाब। ज्योतिषी लोग बहुत सारे उपाय कह देते हैं, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ इसका क्या उपाय होगा, बच्चे मुझे 5-6 उपाय कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई ट्रायल एंड एरर चल रहा है क्या। आप एक बात बताओ, मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, वो मुझे बोले हाँ जी बुखार है, आप ऐसा करो पैरासीटामोल खा के देख लो, पैरासीटामोल से काम ना चले तो ये दवाई खा लेना, इससे काम ना चले तो वो दवाई खा लेना, इसका क्या मतलब है, उसको पता ही नहीं बीमारी क्या है, समझ नहीं पा रहा ये नॉर्मल फीवर है कि सीजनल फीवर है कि डेंगू फीवर है, क्या है उसको पता नहीं है, 10 दवाइयां लिख दी उसने। उपाय के मामले में मुझे लगता है ये दिक्कत है, ज्योतिषियों को पता नहीं है ज्यादा मामला, तो 10-15 उपाय लटका देते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, क्योंकि क्या काम करेगा उनको क्या पता नहीं है, ऐसा ही लगता है मुझे। खैर, मैं आप मेरा अपना अप्रोच क्या है, मैं बहुत लोगों को उपाय देता हूँ, भगवान की दया से, नारायण की कृपा से सारे के सारे उपाय कारगर हुए हैं। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि मैंने किसी को दिया हो उपाय काम ना किया हो, ऐसा नहीं है। एक उपाय देता हूँ वो काम कर जाता है, नहीं तो मैं व्यक्ति को विशेष तौर पे कहता हूँ ये उपाय करके देखो भैया, काम ना करे तो मुझे बताओ। इस प्रकार से इतने सालों में 10-12 साल हो गए मुझे ज्योतिष करते हुए, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, ये उपाय काम करता है, ये शर्तिया काम करता है, ये नहीं करता। सीधे सीधे 3 उपाय बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी उपाय कर लें। उपाय 3 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 3 प्रकृति के उपाय हैं, 3 प्रकार के लोगों के लिए उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय मंगल राहु का क्या है, देवी का पूजन किया जाए। उग्र स्वरूप की जो देवी है, उग्र स्वरूपा देवी का पूजन किया जाए। अगर आप शादीशुदा नहीं है, विधुर हैं, पत्नी के साथ नहीं रहते, तो काली, तारा, किसी की भी पूजा आप कर सकते हैं, आराम से जाकर के शमशान साधना करिए। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सर्वसामान्य उपाय, देवी का पूजन, कवच, अर्गला, कीलक का नित्य प्रति पाठ करें। एक पाठ कवच का, एक पाठ कीलक का, एक पाठ अर्गला का, ठीक से दीप बत्ती जला करके न्यास आचमन करके पाठ करें, रोज पाठ करें। कब तक करना है, कुंडली में योग तो आजीवन है, तो काम भी आजीवन करें। एक बार शुरू करें, रोज करें, रोज संभव ना हो तो हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही करें। सुबह कर सकते हैं सुबह करें, नहीं तो शाम। यह एक मुख्य उपाय हो गया उन लोगों के लिए जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ नहीं सकते, उच्चारण ठीक नहीं होता, उस मामले में आप क्या, उस मामले में क्या करना चाहिए, सूखा नारियल जो होता है जिसको गिरिकोला कहते हैं, उस सूखे नारियल को लें, उस सूखे नारियल के भीतर में खांड भरें, खांड ब्राउन कलर का मीठा सब्सटेंस होता है, चीनी जैसा, ब्राउन शुगर भी ले सकता है, जिनको खांड नहीं पता वैसे खांड लेना चाहिए। गिर गोले को ऊपर से काटें, उसके बीच में खांड भरें, ऊपर से गोले को बंद करें, खांड के ऊपर थोड़ा सा घी भी डाल दें, और वो नीचे जो गोला है और ऊपर कटा हुआ जो पार्ट है उसको आपस में मोड़ करके उसको कलावे से या मौली से, जो हाथ में हम लोग हिंदू लोग बांधते हैं, उससे बांध लें। हवन करें, और हवन के अंत में जो पूर्णाहुति दी जाती है तो ये डालते ही है इसको, उस पूर्णाहुति में देवी के लिए हवन करें, दुर्गा के लिए हवन करें, और दुर्गा के हवन के अंत में दुर्गा माँ को समर्पित करते हुए आप ये अर्पण करें। साल में एक बार करें, साल में एक बार करने से काम चलेगा। जब जन्मदिन हो उस जन्मदिन के दिन देवी दुर्गा का हवन करें, हवन में ये आहुति दें, और विशेष तौर पे मन में प्रार्थना करते हुए आहुति दें कि हे देवी, मेरी कुंडली में मंगल राहु की युति है, उसके शमनार्थ, उसके शांति हेतु मैं, ये आदमी, मेरी जन्म राशि ये, मेरा जन्म नक्षत्र ये, मेरे चंद्र राशि ये, मेरा चंद्र नक्षत्र ये नाम, माता का ये नाम, पिता का ये नाम, ये गोत्र, इस समय इस समय इस तारीख को, इस तिथि को, इस नक्षत्र को, इस वार को, इस जगह पर खड़ा होकर के तुम्हारे प्रसन्नता हेतु, इस योग के दुर्योगों के शमन हेतु ये मैं
जो है कि छोटा सा उपाय तुम्हें अर्पण करता हूं, तुम मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपा प्राप्त करो। ये दूसरा उन लोगों के लिए जो खुद संस्कृत नहीं पढ़ सकते, किसी पंडित की सहायता लेनी पड़ेगी। साल में जन्मदिन में एक बार ये उपाय कर लें तो भी चलेगा। नहीं तो साल में 2 बार जब नवरात्र आते हैं तो दोनों नवरात्र में अष्टमी के दिन अग्निवास बढ़िया होता है, अष्टमी के दिन दोनों नवरात्रों में एक एक बार कर लेने से, साल में 2 बार कर लेने से काम चलेगा। जो लोग प्रोफेशनल हैं उन लोगों के लिए बढ़िया उपाय है, साल में एक बार करें। तीसरी चीज ये है कि मंगल जो है वो स्वर्ण का कारक है, सोने का कारक। राहु जो है, अब आप इसमें देखें, राहु जो है वो एक प्रकार से वैसे तो लेड का कारक है, लेकिन एलॉय का कारक इसको मान सकते। स्वर्ण लेकर के 60% से ज्यादा स्वर्ण होना चाहिए, और 40% की मात्रा में कुछ और, सोना प्लस चांदी मिला सकते हैं आप। राहु के साथ चांदी चल जाती है। सोना प्लस चांदी मिला करके, या सोने के साथ कॉपर मिला सकते हैं। कॉपर में उतनी सलाह नहीं दूंगा, कॉपर सूर्य का होता है, चांदी मिला। सोने के साथ चांदी मिलाकर के 60% सोना 40% चांदी मिलाकर के आप एक कड़ा भी धारण कर सकते हैं। अगर लग्न से छठे भाव के बीच में मंगल राहु की युति है तो दाहिने हाथ में धारण करें, सप्तम भाव से द्वादश भाव के बीच में युति है तो बाएं हाथ में कड़ा बना करके धारण करें। लेकिन यह तभी धारण करें जबकि मंगल और राहु आपकी कुंडली में शुभ ग्रह हो, राजयोग देते हैं, तब जाकर के धारण करें। एक बार ही धारण करने से उपाय हो जाएगा। शुभ मुहूर्त पे उपाय करने से ही उपाय का फल होता है, मनमाने ढंग से किसी भी मुहूर्त पे कर लेने से फल होता नहीं। अगर मंगल राहु कुंडली के लिए शुभ ग्रह ना हो तो कम से कम एक सोने का हार, तो खैर बहुत महंगा हो जाएगा, सोने का कोई नोज क्लिप या कुछ बालियां वगैरह हल्का सा लेकर के, और चांदी का कुछ गहना इत्यादि लेकर के, किसी धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ पुजारी ब्राह्मण या किसी रिलीजियस पर्सन को, अगर आप हिंदू नहीं भी हैं किसी और धर्म के भी हैं तो आपके धर्म के जो रिलीजियस पर्सन है उनको दान करें। हिंदुइज्म में तो, हिंदू धर्म में तो देवी देवता को ही दान कर दिया जाता है, मूर्ति को ही दान कर देते हैं, तो हिंदू है तो ये करें। और अगर हिंदू नहीं है तो आपके धर्म के जो भी आचार्य हैं, है ना, फादर हैं या मौलवी साहब हैं, जो कुछ भी हैं, उनको उनके पर्सनल यूजेस के लिए दान करें। 5 साल में एक बार दान करें, 5 साल के बाद दोबारा दान करें। भरोसा रख करके करें, एक बार दान करेंगे 5 साल में तुम्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी, 5 साल के बाद दोबारा खुशी से दान करेंगे। ये सोच करके नहीं करेंगे कि ग्रह का उपाय कर रहा हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अपना सुझाव हमें आगे दें। मैंने आपसे बीच में पूछा था कि वो ब्लैक मैजिक पे, कृत्या विचार पे क्या एक विस्तृत वीडियो कर देनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपको लगता है कर देनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर मैं कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बड़ा धन्यवाद।